नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो हम मंथन में आज हम बात करेंगे 3 राज्यों के सीएम के बारे में। यानी कि तीनों राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हमारे सामने आए हैं वो काफी नए चेहरे देखने को मिले हैं। भोपाल बीजेपी ऑफिस में सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जहां मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। खुद शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और डॉक्टर मोहन यादव वर्तमान में उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी करीबी हैं और नेता चुनने के लिए सोमवार को पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, जहां सर्वसम्मति से मोहन यादव को दल का नेता चुना गया। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया और विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश कार्यालय में हुए विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया है और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई है। और सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा था। तो भजन लाल शर्मा, मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं उनकी भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मोहन यादव और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तीनों को अगर हम देखें, तीनों नए चेहरे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने तीनों ऐसे चेहरे लाए जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन कई चैलेंजेस भी उनके सामने आ सकते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं रोहित यादव जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है मध्य प्रदेश से। आलोक सोती जी हमारे साथ हैं, जो कि समाज सेवी हैं। रोहिताश सेन जी हैं, पत्रकार, हमारे साथ राजस्थान से मौजूद हैं। सौरभ साहू जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से। और डॉक्टर ममता साहू जी हैं, उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं रोहित यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, मोहन यादव का नाम सामने आया, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि मोहन यादव भले ही शिक्षा मंत्री रहे हों और काफी क्वालिफाइड मंत्रियों में उनको माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, अच्छी उनकी शिक्षा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि विपक्ष में आप हैं, तो किस तरह की चुनौती इनके सामने आ सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं उन्हें कांग्रेस पूरे दल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जी। और आशा करता हूं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निर्वहन पूरी गंभीरता, परिपक्वता के साथ ईमानदारी के साथ करें। जी। पहली बात, उनके सामने क्या चुनौती आ सकती है कि ये सिर्फ प्रयास लगाए जा सकते हैं। मैं उस मामले में किसी के प्रति एक पूर्व धारणा नहीं रखना चाहता हूँ, नहीं बनाना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जैसा किसी पद को ग्रहण करके कार्य का निर्वहन नहीं करता है जी। तो उसके बारे में कोई भी पूर्व धारणा ना होती, चाहे वो मेरे विपक्षी दल की क्यों ना हो, हमारे माननीय है। और उसके बाद सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी गरिमा का हमें ध्यान रखते हुए उनके जो भी भविष्य के क्रियाकलाप हो, जैसे भी कार्य पद्धति पे कार्य करें, वो जनता के हित में हो। हमारी शुभकामनाएं है हमारी तरफ से। जब वो कार्य कर लेंगे, उनका कार्यकाल जब होगा, आगे बढ़ेगा, तब जरूर हम उस पर विश्लेषण कर सकते हैं, या हम उन्हें सही या गलत ठहरा सकते हैं, या कितने उचित करे, अनुचित करे, क्या निर्णय सही थे, गलत थे, ये तब इस पर चर्चा करना ठीक होगा। पहले से किसी के बारे में नैरेटिव सेट करना, धारणा बनाना सिर्फ इसलिए कि वो विपक्षी दल में है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से मैं इस पे और अधिक नहीं समझता, क्योंकि ये जिनको भी बनाया गया है वो सोच के बनाया गया हो। ठीक है, यानी कि मोहन यादव जी को बैठाया गया, सोच समझ के बैठाया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भाजपा बहुत ज्यादा विश्लेषण करती है, रिसर्च करती है, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेती हुई नजर आती है। और मोहन यादव जी को बैठाया गया है, यानी कुछ ना कुछ उनमें बात अलग से हटके होगी और कहीं ना कहीं भाजपा का इसके ऊपर गहरा चिंतन होगा, तभी उनको आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया है। मैं रोहिताश सेन जी आपके पास आना चाहूंगी। और राजस्थान की अगर आपसे मैं बात करूं तो भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, वहां पर क्या कयास लगाए जा रहे थे? भजन लाल शर्मा की जगह और किन किन मंत्रियों के और किन किन नेताओं के नाम सामने थे, और अचानक जब ये नाम आया तो फिर किस तरह का माहौल बना?
आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी रोहिताश जी, आपके ऑडियो म्यूट है, मैं अनुरोध करूंगी अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद बोलिए। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है रोहिताश जी। ठीक है, आप वापस से कनेक्ट हुई रोहिताश जी, और मैं आऊंगी आलोक सोती जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने देखा तीनों राज्यों की अगर हम बात करें, तीनों अलग अलग फेसेस और नए चेहरे सामने देखने को हमको मिले हैं। आपको क्या लगता है? देखिए नए चेहरे हैं, जाहिर तौर पर हर पद के लिए नया चेहरा ही रहता है, सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है पहली बार नई ही होती है, और सोच समझ के भाजपा ने निर्णय लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, तीनों चेहरों की अगर मैं बात करूं। जी हाँ स्नेहा जी, देखिए कि अगर आप तीनों को देखें तो एक सोशल इंजीनियरिंग आपके सामने आती है, और साथ में आपको ये देखने को मिलता है कि जी। ये जो युवा चेहरे हैं, हाँ राजनीति के लिए युवा है, लेकिन इनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास पहुंच रही है। जी। संगठन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आलोक जी की और आवाज अब बहुत ही धीमी भजन है। स्नेहा राम जी। को अगर शर्मा जी को छोड़ दें, वो पहली जी। दफे विधायक बने हैं, लेकिन वो भी संगठन में काम करे हैं, आरएसएस की उनकी बैकग्राउंड है। जी। तो जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, हम्म। ये तीनों उस पे खरे उतरेंगे, जो वो चाहती है वही ये काम करेंगे। जी। यहाँ देखने वाली बात ये होती है, जो हम्म। हमारा व्यक्तिगत अनुभव दिखता है, विशेषकर आप उत्तर प्रदेश को केस स्टडी ले, जी। कि लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसके लिए एक सशक्त, एक कठोर प्रशासक की जरूरत होती है। जी। जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनसे काम लेना, जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों पे वो ठीक तरीके से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। साथ में लगाम लगानी है कि जो भ्रष्टाचार जो हमारे क्या विदित हो चुका है, उस पे किस तरीके से ये जो युवा चेहरे हैं, हालांकि पहली दफे आए हैं, जी। लेकिन अनुभव काफी है अगर आप सब में देखा जाए। तो ऐसी स्थिति में ये 3-4 फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से अपने सिविल सर्वेंट से ये काम लेंगे, किस तरीके से बीजेपी की जो नीतियां हैं, जी। जो केंद्र सरकार से आ रही हैं, उसका फंड को वहां से पूरी तरह अच्छी तरह लाना और जी। उसका कार्यान्वित कराना, उन काम को करा लेना, जमीनी हकीकत में उसको जो है उतार लेना, क्योंकि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास बहुत योजनाएं हैं, जी। उन योजनाओं का जो कार्यान्वयन है वो सबसे बड़ी बात है। तो जी। हमें उम्मीद है कि ये युवा है, ऊर्जावान है, पहली दफे मिला है तो जोश से काम करेंगे। हाँ, इस जोश में इनको अपना होश नहीं खोना है, जी। अपनी गरिमा को बनाए रखना है, और जो मेन रूप से देखने वाली बात है, विशेषकर राजस्थान की जहां बात करें, कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था पे जो है शर्मा जी को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, कानून की व्यवस्था पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है राजस्थान में, और उम्मीद करते हैं कि ये जो नए सीएम बने हैं वो जाहिर तौर पर उनको एक बहुत बड़ा पद मिला है, एक राज्य को संभालने का पद मिला है, और वो उस पर खरे उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के ही कोई चेहरा सामने लाया है। ठीक है, मैं डॉक्टर ममता साहू जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से विष्णुदेव साय का नाम सामने आया है, और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो काफी दिनों से वहां पर आदिवासी सीएम की भी डिमांड की जा रही थी, क्या कहेंगे आप इस पे? जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है, और इस बार जैसे माननीय विष्णुदेव साय जी को चुना तो वो नए नहीं है, अनुभवी हैं। उन्होंने पंच का से लेकर सफर तय किया है, केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रहे, और अब उनको मुख्यमंत्री चुना गया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो नए लोग को की बात चल रही मैम, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक आप नए लोग को नहीं ले, ममता लोकप्रिय हैं जी, आप छत्तीसगढ़ में रहती होंगी तो आपके लिए लोकप्रिय होंगे, लेकिन उस हिसाब की लोकप्रियता नहीं है जो बाकी, अगर हम बात करें बाकी नेताओं की, जाहिर तौर पे लोकप्रिय हैं तभी नेता बने हैं और आज उनको सीएम का पद मिला है, लेकिन एक परसेंटेज होता है ना लोकप्रियता का, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं सुनिए ना, अभी नए आप लोग जैसे छत्तीसगढ़ में जानते हैं विष्णुदेव साय जी को, तो सभी लोग जानते हैं उनको, तो छत्तीसगढ़ का ही मुख्यमंत्री बनाया गया ना। और आदिवासी चेहरा जैसे बहुत समय से मांग थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी बस्तर से, सरगुजा से बहुत अच्छे मतों से और सीटों से जीत के आई है, और जनाधार काफी मिला है
जी। जनता ने चुना है और इसलिए उस विश्वास पर पूरा माननीय विष्णुदेव साय जी खरे उतरेंगे। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा और इसी से चलते हैं अब सौरभ साहू जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ विष्णुदेव साय जी आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ ग्रहण उनका कल ही है। आदिवासी चेहरा एक मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में सामने आया और कल शपथ ग्रहण समारोह है, शपथ लेंगे कल आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में सीएम फेस के तौर पर देखने को मिलेगा। आपके इस पर क्या विचार है? किस तरीके से विष्णुदत्त शर्मा पर जनता, छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास किस परसेंटेज का करती है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए स्नेहा जी, सर्वप्रथम तो मैं भाजपा के समस्त कार्यकर्ता और जो नए सीएम की घोषणा हुई तीनों राज्यों में सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरीके के प्रदेश की जनता की उम्मीदें उनसे है, तीनों ही प्रदेशों की, छत्तीसगढ़ की ही बात ना करूं मैं, तीनों ही प्रदेशों के जो जनता की एक मुख्यमंत्री से उम्मीद होती है उस पर वो खरा उतरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो स्नेहा जी है, निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी एक अनुभवी मंत्री है और जैसा कि ममता जी ने कहा यहाँ पर कि पंच से लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री तक की यात्रा की है, बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से इस बात से मैं अपना साथी प्रवक्ता से भी ये बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी कुछ भी कहना उनके बारे में कि वो किस तरीके से काम करेंगे, क्या कार्यशैली रहेगी, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। कुछ समय उनको काम करने का मौका दिया जाए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का समय दिया जाए। उसके बाद फिर हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर एक मजबूत विपक्ष के रूप में बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से एक स्वस्थ और मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें स्नेहा जी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही स्टेट में अगर मैं देखूं तो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था और एक सभी विधायकों से एक मत लेकर के विधायक दल का नेता चुनने की जो ये प्रक्रिया थी, मुझे तो ये लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो एक दिखावा मात्र थी, क्योंकि सीएम का चेहरा तो इन्होंने पहले ही तय किया था। जो हम दो और हमारे दो की जो इनकी सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि उनके तरफ से ये नाम ऑलरेडी तय कर लिए गए थे और जितनी भी ये प्रक्रिया इन्होंने तीनों राज्यों में निभाई वो एक दिखावा मात्र थी। छत्तीसगढ़ के अंदर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर जातिगत आधार पर मैं बताऊं तो ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा है और खास करके जब इनके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साहू समाज से ही आते हैं, तो बीजेपी ने चुनाव के पहले की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी वादा किया था कि अगर ये चुनाव जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रदेश को साहू मुख्यमंत्री मिलेगा, क्योंकि अगर ओबीसी की भी बात करूं मैं तो साहू वर्ग जो है यहाँ जो तेली एक जाति है वो निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो हमारी उम्मीद तो वो थी कि अरुण साव जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन करके आएंगे और जिस तरीके से नाम भी चल रहे थे, विष्णुदेव साय जी का नाम तो मुझे लगता है कि शायद चल भी नहीं रहा था और चल भी रहा था तो सबसे आखिरी में था, कहीं ना कहीं रेणुका सिंह जी का नाम था, अरुण साव जी का नाम था। तो एक भाजपा का जो एक सिस्टम है वो बाहर का दिखावा कुछ और होता है, अंदर इनकी प्रक्रिया जो कुछ और होती है। तो जब ऑलरेडी डिसाइडेड था तो यहाँ पर विधायक दल का नेता चुनने की, ऑब्जर्वर अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया थी उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बहुत अच्छी बात आलोक सोनी जी ने यहाँ पर कही थी कि एक अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करें या फिर जो सेंट्रल की जो भी स्कीम है उसको राज्यों तक पहुंचाने और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो बात कहें, तो इससे पहले अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और जो भी गैर भाजपा शासित प्रदेश है वो उनके साथ में केंद्र एक सौताला व्यवहार करती थी, इस तरीके का एक अनुभव था जो गैर भाजपा शासित जो राज्य है उसमें। अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी उनकी ही सरकार है, वहां पर भी उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से ये जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की अगर मैं बात यानी कि सौरभ जी उसका लाभ जो है वो जनता को मिलता है और इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है मुझे लगता है कि जनता को लाभ पहुंचाना है और हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा जनता। ठीक है सौरभ जी, आपके कुल मिलाकर आपका कहना है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र की तरफ से पार्शियलिटी मिली आपको, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल 100% हम यहाँ पर अनेकों मंच पर इस बात का हमने दावा भी किया है स्नेहा जी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हो या फिर यहाँ पर जो जीएसटी के पैसे होते हैं। जब यहाँ पर आचार संहिता के पहले का एक आंकड़ा है मेरे पास, लगभग 45 से 50 हजार करोड़
जो केंद्र ने जानबूझ करके रोक के रखा था। इसी के विपरीत अगर आप एमपी में देखें तो जीएसटी का पैसा उनको तुरंत रिलीज होता है। माइनिंग की जो रॉयल्टी होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक माइनिंग बाहुल्य जगह है, तो माइनिंग की जो रॉयल्टी होती है, माइनिंग का जो अधिकार होता है वो तो केंद्र के पास होता है, लेकिन रॉयल्टी का जो पैसा है उस पर जो अधिकार होता है वो राज्य का होता है। वो करीब 5,000 करोड़ था हमारा। सीआरपीएफ के जो 11,000 करोड़ थे वो केंद्र के पास रुके हुए थे। तो इस तरीके की कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। जनाधार है, जनता का जो आदेश है वो निश्चित रूप से सर झुका करके स्वीकार है, लेकिन हम एक मजबूत विपक्ष और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में निश्चित रूप से रहेंगे। आपने जैसा कहा ना कि मुख्यमंत्री जो टीम बनाई गई थी वो टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एकता देखिए कि कहीं से भी कुछ भी अगर उन्होंने पहले भी डिसाइड कर लिया था तो 1% भी मीडिया तक वो चेहरे या फिर वो नाम लिंक तक नहीं मिला कि ये चेहरे सामने आ सकते हैं। अगर मीडिया के सामने, बहुत अच्छी बात कही आपने कि मीडिया के सामने ये चीजें नहीं आई, लेकिन अंदर की जो बातें हैं वो तो निश्चित रूप से आगे तो भी उनकी एकता और यही पे कारण है मुझे लगता है कि जो डिप्टी सीएम का जो इनको पद अभी क्रिएट करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ी बात है वहां पर। और जो इनके अंतर कला है वो समय रहते रहते बाहर भी आएंगे। ठीक है, पहले भी आए थे। रोहित यादव जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले ममता जी आपके पहले कुछ कह रही थी। जी ममता जी बोलिए। जी सौरभ जी बोल रहे थे तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि कांग्रेसियों को जब तक जुतम पैजार ना हो, धरना ना हो, धमकी ना हो, जैसे कि इन लोग की सरकार में देखिए ना 2.5 साल बोले और हटने का नाम नहीं। कैसे मतलब 5 साल के लिए कैसे दिल्ली में जमावड़ा होता था कांग्रेसियों का, जो पूरा देश देखा है जिसको। तो जब तक एकदम सीधे सीधे चलते तो इन लोगों को खाना हजम नहीं होता है। ठीक है। इतने अच्छे पर्यवेक्षक बना के भेजा गया। 12 बजे छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ, 12 बजे विधायक दल की बैठक हुई, 3:30 पौने 4 बजे घोषणा हुई। ना कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा माननीय विष्णुदेव साय जी के नाम का जी, और उसका समर्थन माननीय अरुण साव जी और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया जी। कितने सीनियर इन लोग नेता हैं। और अभी कांग्रेस में होता तो मुंह फुला लेते, कांग्रेस छोड़ने की धमकी देते और कुछ करते। तो इस तरह इनके में चलता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमेशा अनुशासनात्मक रही और सभी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और सभी की राय ली जाती है। चलिए ठीक है जी, ठीक है। रोहित यादव जी आपके पास आऊंगी, बोलिए। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, जैसा वहां पे बात करी जा रही थी जातिगत समीकरणों को साधने की, तो सांकेतिक राजनीति करने में इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है और हम उसको पकड़ना भी नहीं चाहते, उनके हद तक जाते। आपको कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ पे ये कहा जाता है कि जातियों को बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है या उनको सभी तरह के कहा जाए अधिकार दिए जा रहे हैं। एक उदाहरण था, यूपी में मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने छुआछूत का उदाहरण जो सेट किया था कि वहां पे अखिलेश यादव जी जिस सीएम आवास में रहते थे उसे गंगा जल से धुलवाया था। फिर एक उदाहरण है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का, जब संसद भवन का निर्माण शुरू होना था तो उसके पूजन कार्य में उनको नहीं बुलाया गया। फिर अभी लेटेस्ट उदाहरण है कि हमारे सामने जब संसद भवन का द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम है, उनको उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, ये सांकेतिक रूप से तो जातियों को प्रतिनिधित्व दे देते हैं, मगर अपने मन में कहीं उनको बराबरी का वो वर्चस्व नहीं दे पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे, मैं रोहित यादव जी मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, रोहित यादव जी। मैं रोहिताश सेन जी के पास, क्योंकि राजस्थान के बारे में हमने बिल्कुल भी बात नहीं की। रोहिताश सेन जी, जिस तरीके से मैंने मुख्यमंत्री के बारे में पूछा कि नया मुख्यमंत्री चेहरा सामने आया है, एक बार के विधायक और अचानक से सीएम पद, क्या कहेंगे आप इस पे? रोहिताश जी, अभी भी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका ऑडियो अभी भी नहीं आ रहा है, म्यूट है आपका ऑडियो। मैं अनुरोध करूंगी एक बार फिर से आप अनम्यूट करके देखिए। जी रोहिताश जी बोलिए। नहीं, रोहिताश जी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सौरभ साहू जी, आप जब ममता जी कुछ कह रही थी तो आप कहना चाह रहे थे। जी देखिए,
एक ही बात है कि जो ममता जी ये कह रही थी कि उनके यहाँ अनुशासन की बात है, तो जब ये टिकट वितरण हो रहा था या चुनाव के पहले की जब बात थी, तो जिस तरीके से भाजपा में बृजमोहन अग्रवाल जी और रमन सिंह जी के बीच में और दूसरे भी इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में जिस तरीके से अंतर कलह की जो बातें वो मीडिया में बाहर आई, तो स्वयं अमित शाह जी को यहाँ पर आना पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर और उनको उनके बीच में सुलह करानी पड़ती है। उसके बाद जब टिकट की जो घोषणा होती है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अनेकों स्थानों पे, खुद इनके रायपुर में भाजपा कार्यालय में जो आदिवासी जो जनता है वो कहना चाहिए कि वो अपने एक नेता के समर्थन में वहां पर धरना प्रदर्शन करती है, 2 दिन तक वो वहीं खाना बनाते हैं, वहीं सोते हैं और भाजपा के कार्यालय में तोड़फोड़ होती है। तो ऐसे अनोखो घटनाएं हैं। तो अनुशासन की जो बात है वो मुझे लगता है कि भाजपा ना करे तो अच्छा है। ये बात और है कि उनको किसी ना किसी तरीके से अभी दबा दिया गया है, जैसा कि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, और मैंने पहले भी कहा हम दो और हमारे दो की जो सरकार चल रही है उनके माध्यम से उनको कंट्रोल किया जाता है। और निश्चित रूप से क्योंकि ये दबी हुई जो बातें होती है वो बहुत ज्यादा दिन दबी नहीं रह सकती, तो आप देखिएगा जैसे जैसे समय बीतेगा और अगर लोगों को उनके मन वांछित पद नहीं मिलेंगे, जैसा कि अभी यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम का, छोटा सा राज्य है, 2 डिप्टी सीएम का मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका डैमेज कंट्रोल का तरीका होगा। ठीक है, ये इनके पार्टी का आंतरिक मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि समय का इंतजार करना चाहिए और निश्चित रूप से जो बाकी की बातें हैं वो सामने आएगी स्नेहा जी, और तब फिर मुझे लगता है कि हम वापस परिचर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया और रोहित यादव ने भी जिक्र किया कि जातिगत तौर पर यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, यानी कि जातिगत तौर पर मंत्री पद पर बैठाए गए हैं लोग, अलग अलग मंत्री पद पर। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, मेरा सवाल रोहित यादव जी और सौरभ साहू जी आप दोनों से रहेगा कि जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी हर अपने संबोधन में बोले हैं, हर संबोधन में। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, मैं राजस्थान की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस ने की हर जगह। लेकिन यहाँ पर अगर गेम प्ले किया बिना बोले, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिना बोले ये काम किया। देखिए स्नेहा जी, मैं पहले जवाब दे देता हूँ कि निश्चित सेंटेंस को अधूरा बोला है। पूरा सेंटेंस ये था कि जातिगत जनगणना जो थी वो सिर्फ जाति के आधार पे नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पे। ये कहने वाली बात है रोहित यादव जी, फाइनेंशियल स्टेटस से चुनाव के पहले फाइनेंशियल स्टेटस से आपको क्या करना होगा, ये कहने वाली बातें हैं सिर्फ कि हम फाइनेंशियल स्टेटस को नापने के लिए। सुन लीजिए, बोलिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप सुन लीजिए अगर आपने जवाब मांगा है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले भी इंटीमेट किया था कि सांकेतिक राजनीति करने में भाजपा से आगे कोई नहीं निकल सकता है। मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे किस तरह से महामहिम जैसों के पद पे बैठे लोगों को दरकिनार किया जाता है जी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ठीक है, आपने ओबीसी का चेहरा दे दिया, आदिवासी का चेहरा दे दिया, किसी ब्राह्मण का चेहरा दे दिया। यह आप सिर्फ राजनीतिक रूप से क्या आप उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं या सांकेतिक रूप से क्या आपने सामाजिक आर्थिक स्तर पर उनको बराबरी का अधिकार दिया है? ये यूपी के मुख्यमंत्री है जो गंगा जल से अपना मुख्यमंत्री आवाज दुलवाते हैं। ये मानसिकता है यहाँ पे आदिवासी के चेहरे पर पेशाब की जाती है। ये आपकी वास्तविक चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपके मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा मुंह में गांधी और बगल में नाथूराम गोडसे लेके चलने वाले ये लोग हैं। इसलिए इनके कथनी और करनी से बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। आपने जैसे कहा कि बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको पोजीशंस नहीं दी गई, लेकिन उससे उनको कोई आपत्ति नहीं हो रही है रोहित यादव जी, उनका कोई अभी तक आपत्तिजनक स्टेटमेंट नहीं आया, या मुझे नहीं लगता कि वो इतने वरिष्ठ लोग हैं और उनको कोई आपत्ति होगी। देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि किसी को पोस्ट नहीं दी गई, ये उनका आंतरिक मामला है। मैंने ऐसे आपको हाथ उठा के देखी, मैंने आपसे ऐसा कोई मगर हाँ ये बात सही है, मैं आपको जबलपुर का उदाहरण दे सकता हूँ। मध्य विधानसभा क्षेत्र के लिए दावेदारों ने तोड़फोड़ करी, गाली गलौज करी, यहाँ तक की FIR हुई और यहाँ प्रभारी के PSO को रिवॉल्वर निकाल के तालना पड़ी। इतनी तक स्थिति पहुंच गई थी। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे VD शर्मा चोर है के नारे लगाए हुए हैं। वीडियो एविडेंस आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो ये बात सच है कि जो हमें अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं वो ये ना भूले, वो अपने गिरफ्तार में झांक ले। वहाँ अनुशासन के नाम पर लोकतंत्र को दबा दिया जाता है और दमनकारी नीतियां जो अंग्रेजों की थी वो नीतियों पे चलने वाले लोग हैं, उनके पुराने सहयोगियों में से।
अभी तो ममता वहां साहू पे जी आप ने ये कहा देखिए कि कि अगर आप कांग्रेस भाजपा जब में तक जरा नारे भी नहीं लगा लेती और ये सुनिए सारी सुनिए, चीजें नहीं करती तब तक। जी 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 बोलिए जब राहुल तक सुनिए, जब तक वहां पे ईडी सीबीआई और बाकी चीजों का डर रहेगा, अनुशासन के नाम पर वहां डराया जाता है। कोई भी व्यक्ति आप भाजपा के अंतर कलम किसी अंतर उसमें जाके देखें, उनसे मेरी परिचर्चा होती रहती है, वो लोग साफ कहते हैं कि भाई अगर भाजपा छोड़ के जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचने दिया जाएगा, हमारे परिवार को हमें परेशान किया जाएगा। तो ये अच्छा, ये अनुशासन के नाम आपसे पे बहुत यहाँ पे किसी भी अलग तरह जानकारी मुझे मिली है रोहित यादव जी, और पहली बार मिली है कि ऐसी भी कोई बातें हैं। देखिए, अलग जानकारी नहीं है ये सार्वजनिक मंच पे आपको कहीं पे भी आप जाएंगे वो नहीं बोलते मिलेंगे, मगर कभी आप उनसे उनकी दिल की बात पूछिए। मैं ऐसे बहुत से नेताओं को मध्य प्रदेश में जानता हूँ जो बिना पद मिलने के बावजूद भी इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं कि कहीं उनको नेस्तो नाबूद न कर दिया जाए, ये ठीक कहीं है, बदले की राजनीति उनके साथ ना हो, इसलिए वो खुल के विरोध नहीं कर मैम, पाते। ठीक है, हमारे यहाँ आज भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारी पार्टी के अंदर। ठीक है, स्नेहा जी। ठीक है। मैं ममता जी आपके पास आती हूँ। मैं रोहिताज सेन जी आपके पास आऊंगी। ममता जी आ रही हूँ आपके पास। रोहिताज सेन जी, मैं ये बोलना रोहिताज चाह सेन रही जी, हूँ। जिस तरीके से राजस्थान के सीएम का चेहरा सामने आया है उसको लेकर मैं प्रतिक्रिया आपकी चाहती थी। देखिए स्नेहा, राजस्थान में जिस चेहरे को पार्टी ने मुख्यमंत्री घोषित किया है उसकी किसी ने अपेक्षा ही नहीं की थी। एकदम से नया चेहरा, पहली बार वो एमएलए बने हैं, विधायक बने हैं भजनलाल शर्मा, और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। चेहरा क्या घोषित कर दिया, बना ही दिया। तो इसका कयास किसी ने नहीं लगाया था, न पार्टी के नेताओं ने लगाया था, न मीडिया के लोगों ने लगाया था, न राजनीति के विश्लेषकों ने इसका अंदाजा लगाया था। जी बिल्कुल। तो आप यूं कह सकते हैं कि पार्टी ने सबको चौंका दिया है राजस्थान में। जी जी जी, जो नया चेहरा आया है उसको लेकर मैं जानना चाहती हूँ किस तरीके, क्योंकि राजस्थान में अगर नए चेहरे आए, भजनलाल शर्मा जी का नाम सामने आया है, तो भजनलाल शर्मा जी का राजस्थान में किस तरीके का रुख रहा है, कैसे वो काम करते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, भजनलाल जी पिछले 10 साल से संगठन में महामंत्री, प्रदेश में महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं जी। सांगठनिक अनुभव तो उनको खूब है जी, क्योंकि वो एबीवीपी से जुड़ के और नगर से उन्होंने अपना कार्य संगठन में शुरू किया था जी। फिर जिला अध्यक्ष रहे, जिले में कई पदों पे रहे हैं वो, एबीवीपी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी, और जिले से प्रदेश में आए हैं और पिछले 10 साल से वो प्रदेश में महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं जी। तो संगठन के रूप में तो उनका कार्यकाल बहुत जोरदार है और उनको बहुत अच्छा अनुभव है। अब क्योंकि शासन में पहली बार आए हैं, पहली बार विधायक बने हैं, हाँ। अब देखना ये होगा कि वो अब राजस्थान को कैसे संभाल पाते हैं, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी उनके साथ में कैसा व्यवहार करती है, उनको कैसा वो टैकल कर पाते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो सिचुएशंस टैकल करते हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की, जैसे आलोक सुधी जी ने बात की, तो किस तरीके से संभालते हैं ये देखने वाली बात होगी। आलोक सुधी जी बोलिए। देखिए स्नेहा जी, आपने पिछले 5 साल में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो युद्ध होते हुए देखा है, वैसी कोई भी चीज जो है यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। वसुंधरा राजे जी ने जो है उनको नॉमिनेट किया और इस तरीके किया। तो मैं कांग्रेस के दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, क्या उनको सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का जो 5 साल द्वंद्व चला है, क्या वो उनको राजस्थान में भारी नहीं पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ जी और रोहित यादव जी मध्य प्रदेश से हैं। मैं सौरभ जी चाहूंगी आलोक सुधी जी का जवाब दे दीजिए। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अंतरकलह की एक बात होती है वो निश्चित रूप से पार्टी की छवि पर निश्चित रूप से वो डैमेज करती है, कहना चाहिए। इस तरीके की बातें जो होती है वो पब्लिक में मंच पर नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी के जो आपसी मतभेद होते हैं निश्चित रूप से वो पार्टी के आला कमान और सभी लोगों को उसको एड्रेस करना चाहिए, ये बात हम जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो राजस्थान में जब पिछले कुछ समय से जो अंतरकलह था वो चुनाव आते आते कहीं ना कहीं उसको जो आला कमान ने भी उसको एड्रेस किया और सारी चीजें, तो अंतिम में जो वहां पर चुनाव लड़ा गया वो निश्चित रूप से एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया। और ये राजस्थान की क्योंकि ये तासीर है, कहना चाहिए कि वहां पर हर बार एक सत्ता का परिवर्तन होता है, तो उसकी वजह से जो हमें जनादेश मिला है वो निश्चित रूप से स्वीकार है वहां पर। ठीक है, यानी कि
उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को जरूर मिल रहा है सौरभ जी। इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं, और इससे साफ जाहिर होता है कि जैसा कि आपने कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी ने टीम जो बनाई थी उसको बनाने का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। लेकिन एक सियासी गलियारों में एक हलचल ये भी है कि कांग्रेस के राज्य में पेपर लीक हो जाते थे और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सीएम का नाम तक लीक नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एकता देखने को जरूर मिल रही है। ठीक है, ठीक है रोहित यादव जी, इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ और सहमत आप नहीं होंगे, आपकी पार्टी की बात है। प्रतियोगी परीक्षाएं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, सहमत आप नहीं होंगे, शासनकाल की भी बात है। ठीक है, घोटाले की बात करेंगे तो यहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे मुद्दा सीएम की बात कर रही थी और मैं माफी चाहूंगी, समय में बस बिल्कुल भी नहीं है, समय समाप्त हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ और चर्चा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर तीनों राज्यों के सीएम फेस की बात कर रहे थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की। तीनों राज्यों में ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं और जाहिर तौर पर अगर हम सीएम फेस की बात करें तो कहीं ना कहीं नए चेहरे जरूर हैं। भले राजनीतिक एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन नए चेहरे सीएम पद के लिए तीनों राज्यों में हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे बहुत ज्यादा विश्वास है, एकता है भारतीय जनता पार्टी में, तभी कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में उनको जीत हासिल हुई है और तीनों राज्यों में एकता देखने को मिली है जब भी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा हुई है। अब आगे ये देखना होगा किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होता है और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य की कमान संभालते हैं। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।